अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो है हम MCQs डिस्कस कर रहे थे पास्ट पेपर्स में से, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि हम 2012 से लेकर 2019 और जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे मॉडल पेपर्स अपलोड किए हुए हैं उनमें जो जो MCQs डिस्कस्ड हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस हम कर रहे थे। और क्योंकि आपकी बुक के एंड पे तो MCQs बहुत कम होते हैं और स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम MCQs की तैयारी कहाँ से करें, तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका जो MCQs की प्रिपरेशन का है वो ये है कि आप पास्ट पेपर्स में से MCQs की तैयारी करें, तो आपके तकरीबन 100-150 MCQs जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। अगली चीज़, स्टूडेंट्स कंफ्यूज ही हो रहे थे कि सर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से MCQs हैं, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं आपको पास्ट पेपर्स में से ख़ुद ही MCQs की तैयारी करवाऊँ। जो आपके इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता दूँ और जो नहीं है वो मैं डिस्कार्ड कर दूँ। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यूरी कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बताएं, तो अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आएगा। और फिर स्टूडेंट्स अगर इंशाल्लाह टाइम बचा तो मैं चैप्टर नंबर 18, 19 और 20 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं वो मैं डिस्कस इंशाल्लाह कराऊँगा। और फर्स्ट ईयर के भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर लिए। अगर आपके सराउंडिंग में कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो जो है क्वेश्चंस वगैरह सेंड भी कर दूंगा। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स जो है शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे 2019 और 18, 17 के पेपर, और साथ में हमने जो है कुछ डिस्कस किए थे जो सैम्पल पेपर्स थे। ठीक है, जो फेडरल बोर्ड ने डिस्कस किए हुए थे। अच्छा स्टूडेंट, उसमें एक जो मिस्टेक थी जो मुझे एक स्टूडेंट ने बताई भी, वो ये थी स्टूडेंट कि मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, वो थी हेनरी की। ठीक है, MCQs में ये था कि 1 हेनरी किसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने गलत ऑप्शन लगाया था, तो आप उसको ठीक कर लें। तो हेनरी की यूनिट हमने निकाली थी, हेनरी जो है जिस तरह आप सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला ले लें, ये होता है EMF ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ठीक है, अब EMF की जो है यूनिट वो वोल्ट है, डेल्टा I की यूनिट एम्पेयर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो सेकंड डिवाइड में भी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना वोल्ट इंटू सेकंड ओवर एम्पेयर। ठीक है, ये किसी आप पास पेपर में देख लीजिएगा, उसमें ये मिस्टेक थी। तो 1 हेनरी जो बराबर होता है वो बराबर होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी स्टूडेंट्स। अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर पास्ट पेपर 2016 के MCQs डिस्कस करते हैं। इसका सबसे पहले 2016 का सप्लीमेंट्री का पेपर है, उसमें पहला MCQs है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी आपने वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर आप ऑप्शंस में देखें स्टूडेंट्स तो ये चीज़ याद रखें कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। ठीक है, 7 यूनिट भी आएगी। और k जो होता है ये इसकी इक्वेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करो तो k की वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9। तो ये जो 9 × 10 की पावर 9 है ये k की वैल्यू है, और ये जो 8.85 10 की पावर -12 है ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा, 8.85 10 की पावर -12। अगला कह रहा है स्टूडेंट, एक 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है और आपने चार्ज निकालना है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपने जो है चार्ज निकालना है। तो चार्ज की इक्वेशन Q = CV। अब C जो आपको गिवन है वो गिवन था 50 माइक्रो, तो 50 × 10 की पावर -6, और वोल्टेज जो आपको गिवन है वो गिवन था 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये बन गया 400 × 10 की पावर -6। अब आंसर्स में थोड़ा सा पावर उसने किस तरह किया हुआ है, हम 400 को लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -6, ये -6 और +2 ये सॉल्व हो गए, तो ये आ जाएगा 4 × 10 की पावर +4 कूलम। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स चार्ज की वैल्यू आ गई। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर A, 4 × 10 की पावर -4 कूलम। अगला जो स्टूडेंट्स MCQs है उसमें कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट इन RC सर्किट इज स्मॉल, द कैपेसिटर इज चार्ज्ड। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर MCQs चेंज होके भी आता है तो याद रखें, अगर RC की वैल्यू स्मॉल हो
तब क्या होगा, और अगर आर सी की वैल्यू लार्ज हो तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो स्टूडेंट्स कैपेसिटर जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों जो होगा वो रैपिडली होगा, बहुत तेज़ी से चार्ज भी होगा और बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज भी होगा। और अगर आर सी की वैल्यू लार्ज है तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज बहुत स्लोली होगा, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, तो उसने MCQs में कहा है कि अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल हो, अगर एक सर्किट है जिसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, मतलब टाइम कांस्टेंट मतलब आर सी ही होता है, तो उसमें कैपेसिटर चार्ज जो होगा, अभी हमने कहा अगर स्मॉल हो तो कैपेसिटर बहुत रैपिडली चार्ज भी होगा और रैपिडली डिस्चार्ज भी होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला स्टूडेंट्स MCQs कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट आपको अगर गैल्वानोमीटर याद हो तो गैल्वानोमीटर में जो नीडल होती है, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा तो इसकी नीडल सेंटर में होगी। ठीक है, अब जिस तरह इसमें आपने समझ लें 1 मिली एम्पेयर फ्लो कराया तो इसकी नीडल इधर आ गई, समझ लें 1 मिली एम्पेयर पे। ठीक है, मतलब इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये इतना डिफ्लेक्ट हुई। अब अगर मैं 2 मिली एम्पेयर फ्लो कराऊँ तो इसकी नीडल और दूर आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रही है, जो इससे नीडल मूव कर रही है ना, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये देखें अगर डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रही है करंट पे। आप जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे ये डिफ्लेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कहोगे कि जो इसमें डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है करंट पे। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराओगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। अच्छा, अगला जो स्टूडेंट्स MCQs है वो कह रहा है कि रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स। तो एक आपसे कैपेसिटर की रिएक्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है XC, मतलब उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, और अगर आपसे वो कह ले इंडक्टर तो उसकी रिएक्टेंस होती है ωL। तो ये आपने याद रखने। तो उसने आपसे MCQs में कैपेसिटर की पूछी है तो ये 1/ωc, या इसको आप 1/2πfc भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस MCQs का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि XC इज इक्वल टू 1/ωc। MCQs नंबर 6 आपके सिलेबस का नहीं है। MCQs नंबर 7 में कह रहा है कि अब क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ लेड, अब ये सुपर कंडक्टर वाले टॉपिक से है, और सुपर कंडक्टर वाले टॉपिक में जो जो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है ना, वो आप कोशिश करें सारी याद रख लें। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपसे लेड की पूछ रहे, तो लेड की जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 7.2 केल्विन। आपको मरकरी का भी याद हो, और मरकरी का जो होता है वो होता है 4.2 केल्विन, क्योंकि आपको ग्राफ बनाते हुए भी उधर लिखना होगा कि मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 है और लेड का 7.2। अगला MCQ स्टूडेंट, ये बहुत दफ़ा फेडरल बोर्ड में आया, और वो कह रहा है कि करंट गेन मतलब बीटा, और बीटा हमने कहा था वो होता है IC/IE। तो ये आपने रिलेशंस में जो है इधर लिख भी देता हूँ। अगर आपसे वो अगर बीटा पूछे तो बीटा होता है IC/IB, और अगर वो आपसे अल्फ़ा कहे तो आप कहोगे कि ये होता है IC/IE। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो नियरली यूनिटी होती है, तकरीबन 1 के अराउंड होती है, लेकिन 1 से कम होती है। और बीटा की जो वैल्यू है ये 50 से लेकर 400 के दरमियान हंड्रेड्स में होती है। ठीक है, तो बीटा जो होगा वो होगा IC/IB, ऑप्शन नंबर ए। MCQs नंबर 9 आपके सिलेबस में नहीं है। MCQs नंबर 10 है, और वो है द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से MCQs है। इसमें आपने स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8, अब यहाँ पे वॉट पर मीटर स्क्वेयर, और केल्विन की पावर -4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अब देखें सारे ऑप्शन वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ पावर का फ़र्क है। तो अगर आपने जल्दबाजी में कोई और आपने गलत ऑप्शन लगा दिया तो आपकी जो शीट है, अब OMR शीट, उसमें फिर आप ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी बहुत सोच समझ के ऑप्शंस का आंसर लगाएं। तो 10th का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट में कह रहा है इन कॉम्पटन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ H/m0c स्टूडेंट। तो ये MCQs नंबर 11 है आपके पास। H/m0c की आपने वैल्यू बतानी है। ज़बानी भी याद कर सकते हैं, अगर नई ज़बानी याद आती तो आप कैलकुलेटर में आप वैल्यूज़ पुट कर लें। तो H की वैल्यू जो है वो 6.626 10⁻34,
और m की वैल्यू 9.1 10 की पावर -31 और c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ठीक है, अब अगर आप इन सब को सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा 2.43 10 की पावर -12, ठीक है, पर मीटर। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2.43 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, क्योंकि असल में ये चेंज इन वेवलेंथ होता है तो ये पर मीटर नहीं होगा, ये मीटर ही होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अगला MCQs नंबर 12, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 13, ये भी एक वैल्यू आई है कि बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की कितनी होती है, तो ये आपने याद रखनी है। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक और MCQs याद रख लें इसी से रिलेटेड कि अब हीलियम की तो बाइंडिंग एनर्जी 28.2 है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन की पूछ ले, और हाइड्रोजन में भी कौन सा आइसोटोप हम कह रहे हैं, प्रोटियम, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है मतलब प्रोटियम की, वो 0 होती है, क्योंकि प्रोटियम के पास न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। और बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होती है कि अब न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो अगर है ही एक प्रोटॉन तो सेपरेट करने के लिए भी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसलिए जो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी है वो 0 होती है। अच्छा, MCQs नंबर 14 सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 15 कह रहा है अल्फ़ा के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो अल्फ़ा असल में क्या होता है, अल्फ़ा होता है हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अल्फ़ा असल में हीलियम न्यूक्लियाई He+2 को कहते हैं। तो अगर आप देखो तो अल्फ़ा के ऊपर क्या चार्ज है, +2, और अगर आपसे वो बीटा का पूछ ले तो बीटा असल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा के ऊपर जो चार्ज आ गया वो +2e आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि थायराइड कैंसर को आप किस तरह क्यूर कर सकते हो, तो थायराइड अगर आप वर्ड आता है तो ये थायराइड किस चीज़ से के साथ लिंक्ड होता है, आयोडीन। ठीक है, जो थायराइड कैंसर कॉज करता है उसको हम आयोडीन 131 के साथ क्योर कर सकते हैं। अगला MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल इज़ नॉट लेप्टॉन, इनमें से लेप्टॉन कौन नहीं है। तो देखें, इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन हैं, म्यून्स भी लेप्टॉन्स हैं, न्यूट्रिनोस भी अब लेप्टॉन्स हैं, लेकिन जो मेसॉन्स हैं ये अब लेप्टॉन्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये 2016 का स्टूडेंट सप्लीमेंट्री पेपर था। अब 2016 के पेपर पे आते हैं। इसमें स्टूडेंट पहला MCQ सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 2 भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 3 जो है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड 14.4 माइक्रोकूलम आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो आपने फोर्स निकालनी है, और देखा जाए तो ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर जो आप फार्मूला लगाओगे वो लगाओगे KQ1 Q2/r²। ठीक है, K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू आप पुट करोगे 10 माइक्रो। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। Q2 की जगह आप पुट करोगे 14.4 10 की पावर -6, और R जो है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये R आ जाएगा 0.12 मीटर। तो आप नीचे 0.12 मीटर का स्क्वायर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला है जो कि आप बहुत बेसिक क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। तो ये जो फोर्स आएगी आपके पास, ये आएगी यहाँ पे 90 न्यूटन। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, इसको मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप उसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला MCQs जो है वो स्टूडेंट कह रहा है कि द मिनिमम अब इनडिविजिबल यूनिट ऑफ चार्ज, कि कम से कम चार्ज बताएं जिसको आप डिवाइड ना कर सको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो अब एलिमेंट्री चार्ज है, उससे कम चार्ज हमें एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलता। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम में तो बहुत चार्जेस हो गए, 1 कूलम में तो आपको पता है 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेशुमार चार्ज होगा। अल्फा के ऊपर भी डबल ही +2 चार्ज है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक मिनिमम इनडिविजिबल यूनिट ऑफ चार्ज। अगला स्टूडेंट्स जो MCQs है ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, इसमें काफ़ी टीचर्स का डिफरेंट राय होती है। अब वो कह रहे हैं आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है अगर आप ये ओहम्स लॉ से है, वैसे तो करंट आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज,
फिर जब आप कांस्टेंट लगाते हो तो यहाँ कांस्टेंट आता है 1/r। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, कुछ टीचर्स इसका लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी कहते हैं। तो ऐसे MCQs बोर्ड में कम ही आते हैं, कॉन्ट्रोडिक्टरी से हैं ये। अगला स्टूडेंट्स MCQs जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 6 सिलेबस का पार्ट है और ये न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है ऑन एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और स्पीड उसकी गिवन है 10⁸, और कह रहा है परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 टेस्ला। ठीक है, तो आपने फोर्स निकालनी है। तो फोर्स के लिए जो है वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चार्ज ऑन पार्टिकल, तो QVB साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन था तो Q की जगह पुट कर दिया 1.6 10⁻⁻19, V जो है वो 10⁸ है, B जो है वो 1 गिवन है, और साइन 90 जो है वो आपको पता है 1 होता है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1.6, और ये दोनों पावर सॉल्व होके हो जाएंगी 10⁻11, और साइन 90 जो है ये 1, तो ये आ गई 1.6 10⁻11 न्यूटन। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ठीक है। ठीक है, अच्छा अगला जो है वो कह रहा है इफ़ करंट इन 2 नियर बाय लूप्स इज इन द सेम ऑर्डर। अब लूप्स बना लेते हैं। लूप्स ऐसी चीज़ कॉइल को कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ टर्न 1 हो। तो ये एक लूप बना ली, ठीक है, ये मैंने दूसरी लूप बना ली। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों लूप्स एक दूसरे के करीब रखी हुई हैं और दोनों में करंट जो है वो इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर हम अज्यूम कर लेते हैं, वो कहने का मतलब ये कह रहा है कि करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस तरह करंट जा रहा है अंदर से, इस तरह। ये मैं डायग्राम 3D बनी है। ठीक है, अच्छा अब करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, आप अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में जो है वो कर्ल करो तो थंब नॉर्थ बताएगा। तो अगर आप देखो इधर भी अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो ये इसका नॉर्थ बना, ये साउथ बना। इसमें भी अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो ये इसका नॉर्थ बना और ये साउथ बना। अब अगर आप देखो इधर एक का नॉर्थ एक का साउथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। ये पूरी स्टेटमेंट किस लॉ की है? तो आपको डेफिनेटली फॉरन से क्लिक करेगा कि ये पूरी स्टेटमेंट लेंस लॉ की है। अगला कह रहा है स्टूडेंट के डिवाइसेस डेट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एक्सटर्नल सर्किट। कि एक्सटर्नल सर्किट जो हम जनरेटर का बनाते हैं उसमें कौन सी ऐसी डिवाइस होती है या कौन सी ऐसी अप्लायंस होती है जो एनर्जी को कंज्यूम करती है? तो स्टूडेंट एनर्जी को कंज्यूम करने वाली तो एक ही डिवाइस है, वो है लोड्स। तो लोड कुछ भी हो सकता है। लोड आपके घर में माइक्रोवेव हो सकता है, इस्त्री हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है। तो जो भी एनर्जी को कंज्यूम करे उसको हम लोड नाम देते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन अब एडवांटेज ऑफ यूजिंग AC। AC का एडवांटेज क्या है? देखें ये सारे यूजेस गिवन है। AC को स्टेप डाउन, ये स्टॉपिक नहीं है, ये अब स्टेपिंग है। AC को स्टेप डाउन और अप करना आसान है, मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा करना AC का आसान है। AC की लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपने ट्रांसमिशन करनी हो तो बहुत कम पैसे लगते हैं, लो कॉस्ट है, ये भी फ़ायदा है। AC में लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो यही आपको ऑप्शन सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि AC में मैक्सिमम लाइन लॉसेस नहीं होते, AC में मिनिमम होते हैं, और दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो डेफिनेटली B या D में से कोई ऑप्शन होना था, तो इसका ऑप्शन नंबर B है। MCQs नंबर 12 सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 13 भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा MCQs है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसमें कौन सा ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट होती है। तो आपको ये पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो ये यूनिट सेल होता है। ठीक है, वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 14 ये सुपर कंडक्टर में से है, और ये आपको एक कंपाउंड गिवन था, आपको यूट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। इसका कह रहा है कि ये किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनता है। तो ये आपकी बुक में जो है वो डिस्कस है, ये बनता है 163 केल्विन। MCQs नंबर 15 सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs नंबर 16 नहीं है। और लास्ट MCQs है, वो कह रहा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की स्टेटमेंट बताएं। तो ये आपको फ़ौरन से याद होनी चाहिए, ये है E = सिग्मा T⁴। ठीक है, बाकी ऑप्शंस तो वो देखें, उस पर T की पावर्स गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो C ऑप्शन है। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं 2016 का। 2 पेपर्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक पेपर बाज़ दफ़ा मेडिकल वालों का होता है, एक पेपर FCS वालों का होता है, तो उससे आपको MCQ में वैरायटी काफ़ी मिल जाएगी। इसमें भी पहला MCQ सिलेबस में नहीं है,
अगले में कह रहा है SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की अगर आप देखें तो ये मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। तो K जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप एप्सिलॉन नॉट की इक्वेशन निकालो तो ये बन जाएगा 1/4 पाई K। ठीक है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई भी ऑप्शन इससे मिल ही नहीं रहा। ठीक है, एक तो यूनिट से भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जो K की यूनिट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर A भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर B भी नहीं हो सकता। अगर आप देखो तो ये तो असल में चार्ज की यूनिट वैल्यू है, ये K की वैल्यू है, और ये भी नहीं बन सकती। ठीक है, अगर आप इधर अपने इधर देखो तो यहाँ पे, और ये ऑप्शन नंबर D भी नहीं है। ऑप्शन नंबर D हो सकता है अगर ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 ये नीचे लिखा हुआ होता अगर। ठीक है, तो या तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वैसे इसका ऑप्शन नंबर D बन सकता है अगर आप ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 नीचे लिखो, तो मैं इसलिए इसका D ऑप्शन लगा रहा हूँ। अगले में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे K1 Q2/r²। तो इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है तो आप Q1 भी 1.6 10 की पावर -19, Q2 भी इतना ही पुट करोगे, और R पुट करोगे 1 मीटर। ठीक है, और इससे जो आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B। आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अगले में कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकेंड थ्रू अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस 120। तो एक तो रेजिस्टेंस गिवन है आपको 10 ओम, वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट, और कह रहा है नंबर ऑफ कूलम्स गिवन है, करंट निकालना है। तो करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है V/R। तो 120/10, तो ये आ गया आपके पास 12 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर D। ये जो उसने चीज़ गिवन थी कूलम्स, नंबर ऑफ कूलम्स, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डाटा आपके पास काफ़ी था। अगला कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, उस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, मतलब लेंथ और एरिया पे। लेकिन कंडक्टर किस पे डिपेंड नहीं करती? वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टर को आप जितना मर्जी वोल्टेज दो उसकी कभी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अगला जो MCQs है, अब ये आपका रूल लगेगा। उसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी ज़रा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है लेफ़्ट टू राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये लेफ़्ट है, सॉरी ये लेफ़्ट था, और ये राइट। ठीक है, तो ये फिर डायग्राम भी उल्टी बनेगी। अब ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा था इन द प्लेन ऑफ अ पेपर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और किस तरह है? डायरेक्टेड इनटू द पेपर। तो पेपर में अंदर की तरफ है, मतलब क्रॉस आप लगा दो, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब वो कह रहा है आपने बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगाना है राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या कहता था? आपको मैंने कहा था फॉर्मूला देखो, F = Q V क्रॉस B। तो आपने अपनी फिंगर्स को पहली चीज़ की डायरेक्शन में ओपन करना है। तो पहली चीज़ क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ओपन करें। ठीक है, मतलब राइट साइड अपनी फिंगर्स को ओपन करें राइट हैंड की, और फिर आप B की डायरेक्शन में कर्ल करें। तो B की जो डायरेक्शन है वो क्या है? इनसाइड। तो आपकी मैं अगर डायग्राम बनाऊँ, सबसे पहले आपने अपने हाथ को इस तरह खोलना है। ठीक है, इस तरह आपने पहले अपने हाथ को खोलना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? फिर आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ये जो फिंगर्स हैं आपने इनको कर्ल कर देना है। और डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ये आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब ये फिंगर्स आपकी अंदर की तरफ कर्ल हुई होंगी। ठीक है, तो थंब क्या बताएगा? थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो ये फोर्स का आंसर अपवर्ड आ रहा है, लेकिन अपवर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आपको फॉरन माइंड में चीज़ आनी चाहिए, राइट हैंड रूल जो है ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है, मतलब प्रोटॉन के लिए है। लेकिन आपको इधर इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है अपवर्ड, लेकिन ये अपवर्ड तब आता जब प्रोटॉन होता, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन है तो हमारा आंसर होगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो होगा डाउन। अच्छा, अगला कह रहा है द चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर और ग्रेटर
इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन या स्मॉलर देन। तो उसे मैं इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखो चार्ज ओवर मास रेशो, अब प्रोटॉन की वो पूछ रहा है। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करो तो आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है अगर, तो डेफिनेटली इस पूरे का आंसर क्या आएगा, इस पूरे का आंसर कम हो जाएगा, ठीक है। और क्यों कम हुआ, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। और अगर आप फॉर इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप करो तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो चार्ज ओवर मास रेशो जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चार्ज ओवर मास रेशो ऑफ प्रोटॉन। और रीज़न यही है कि मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका हो गया चार्ज ओवर मास रेशो ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, वो असल में लेस देन है। तो ऑप्शन नंबर डी, लेस देन डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू पे क्यों नहीं, ई पे इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का ई सेम है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। नेक्स्ट है कि द इंड्यूस्ड करंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, कि इंड्यूस्ड करंट किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से भी इंक्रीज होता है। मेकिंग, देखें असल में इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करता है, और ईएमएफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भी इंक्रीज होता है, फास्टर से भी होता है, क्योंकि टाइम अगर आप कम टाइम में ज़्यादा करो, और मैनी टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका फिर ए ऑप्शन बनता है। वैसे ये सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन आप फिलहाल इसका ये ऑप्शन कह सकते हो। MCQs नंबर 9 भी नहीं है सिलेबस में आपके। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि व्हेन वी अब ये पीक नहीं है, ये स्पीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ AC मीटर रीडिंग वी यूजली मीन, कह रहे हैं जब जैसे हम कोई मीटर लें, वोल्ट मीटर है, और मैं कह रहा हूँ उसमें एक AC की वैल्यू आ रही है, को आपने AC मेजर किया, तो हमेशा याद रखें जो वोल्ट मीटर होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, RMS वैल्यू बताते हैं। इस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम कहते हैं जी हमारे घर में 230 या 220 वोल्ट आ रहा है, तो वो असल में RMS वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। MCQs नंबर 11 सिलेबस में नहीं है, 12 नहीं है, और 13 जो है वो कह रहा है गुड कंडक्टर्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटी तकरीबन कितनी होती है। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो होती है 10⁷ ओम पर मीटर, ठीक है। अच्छा, अगला है डिप्लीशन रीजन इज कंस्टिट्यूटेड बाय। डिप्लीशन रीजन में क्या होते हैं, डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, मतलब मूवेबल चार्ज कैरियर्स नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नेगेटिव आइंस पॉजिटिव आइंस दोनों होते हैं, मतलब इमूवेबल पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस ये इमूवेबल होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन में ही होता है। अगला कह रहा है कि इन अ सर्टन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट गिवन है आपको 30 मिली एम्पेयर, बेस करंट गिवन है आपको 30 माइक्रो एम्पेयर, और आपने करंट गेन निकालना है, मतलब बीटा निकालना है। तो IC ओवर IB, तो 30 मिली ओवर 30 माइक्रो, तो ये 30 कैंसिल हो गए, 10⁻³ + 6, तो 10⁻+3 मतलब 1000। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला MCQs ये भी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से है, और ये एक पुरानी बुक का ही एक साइड टेबल में साइड बॉक्स में एक लाइन लिखी हुई थी, वो ये था कि लाइट इज़ इन शॉर्ट मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये अगर आपको समझ नहीं आती तो इसको फिर फिलहाल रहने दें, सिर्फ याद रख लें MCQs के लिहाज से, क्योंकि ये असल में डुअल नेचर में आता है ना। हमने ये कहा था कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% वेव नहीं है, कोई भी चीज़ 100% पार्टिकल बिहेव नहीं करती, डिपेंड करता है उसकी स्टेट पे। तो लाइट भी वेव नहीं है, लाइट भी मैटर के तौर पे बिहेव करती है। तो लाइट इज़ इन शॉर्ट मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। अगला MCQs है कि द इमिशन ऑफ फोटॉन्स बाय अ मेटल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। तो ये असल में एक्सरेज की बात हो रही है कि आप किसी मेटल से फोटॉन्स निकालो, और वो फोटॉन्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो विजिबल लाइट के हो सकते हैं, गैमा के हो सकते हैं, एक्सरेज हो सकती हैं। और जब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इट, कि आप किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉल कराओ और उसकी वजह से उस सरफेस से फोटॉन्स निकल आएँ, तो ये क्या है, ये एक्सरे प्रोडक्शन है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो उल्टा काम होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो आप जो है वो फोटॉन्स फॉल कराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं,
ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो ये थे स्टूडेंट्स 2016 के MCQs। अब जो है नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास 2015 का पेपर है। इसमें पहला MCQs कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब याद रखें इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो है वो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो उस पर अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, और वर्क डन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो हमेशा वर्क डन ज़ीरो होगा। तो वर्क डन ये पूछ रहा था, तो वर्क डन का ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ याद रखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो दोनों के प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमेशा प्रोडक्ट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। अगले में कह रहा है, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड है आपके पास और एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है इधर। इसमें कह रहा है इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 0.8, तो कह रहा है जो 3 ओम रजिस्टर है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 0.8, तो इसमें से भी 0.8 फ्लो कर रहा है, ऊपर वाले में से भी कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.8 एम्पियर। ठीक है, और कह रहा है आपने 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है कि ये 4 ओम कितना वोल्टेज यूज़ कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो 3 ओम ऊपर वाले में से भी गुजर रहा है, 3 ओम नीचे वाले में से भी गुजर रहा है। जब ये इस नोड पे पहुंचेंगे तो इस नोड पे पहुंच के दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, तो 4 ओम में से कितना गुजरेगा, 4 ओम में से गुजरेगा 0.8 प्लस 0.8, तो ये हो गया 1.6 एम्पियर। तो ये जो 4 ओम रजिस्टर है इसमें से 1.6 गुजर रहा है, तो इसका वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया कि V इक्वल टू IR, तो करंट गुजर रहा है 1.6 और रेजिस्टेंस है इसकी 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6.4 वोल्ट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला जो MCQs है इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, तो ये याद रख लें इंडक्टर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपसे वो कैपेसिटर का है तो कैपेसिटर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ MCQs के लिए बता रहा हूँ, टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन नहीं मैं यहाँ पे कर रहा। ठीक है, अच्छा अगला कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ Q एंड मास M एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी दिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इट्स डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर, तो आपने उस सर्कुलर मोशन का जो है रेडियस निकालना है। तो आसान तरीका ये होता है, अगर आपको इक्वेशन नहीं याद तो आप बस उसी वक्त डिराइव कर लो कि अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी मैग्नेटिक फोर्स। तो FC इज इक्वल टू FB, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा। इसलिए लिख रहा क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि परपेंडिकुलर, तो V और V कैंसिल हो गए, ये बचा mv/r इज इक्वल टू QB, और यहाँ से अगर आप R की इक्वेशन निकालो तो R इज इक्वल टू R को यहाँ ले जाएं, QB को नीचे ले जाएं, mv/QB। ठीक है, अब देखें इसमें कोई है, ये ऑप्शन नंबर C, R इज इक्वल टू mv/QB। नेक्स्ट MCQs नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर इन 0.05 सेकेंड एंड एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल इज 600 वोल्ट द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द कॉइल, तो आपने M निकालना है। ठीक है, अब इसका याद रखें, ये फार्मूला ये है कि सेकेंडरी कॉइल का EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज इन करंट। ये फार्मूला आपने याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों के फार्मूले आपने याद रखने, बेशक सिलेबस में हो या ना हो, कंफ्यूज होने से अच्छा ये है कि आप फार्मूले याद रख लें। अब M का फार्मूला अगर आप निकालें तो M का फार्मूला बनेगा ES इंटू डेल्टा T ओवर डेल्टा IP। ठीक है, अब अगर आप देखो उसने डेटा गिवन है
कह रहा है सेकेंडरी वोल्ट में वोल्टेज 600 वोल्ट है, तो ES की जगह 600, डेल्टा टी की जगह आपने पुट कर दिया 0.025 और डेल्टा IP की जगह आपने पुट कर दिया, उसने कहा 0 से 10 एम्पेयर, तो चेंज कितना आया 10 एम्पेयर का। ठीक है, तो ये 0 0 कट गए और आप 60 को मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक ये आएगा 1.5 हेनरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अच्छा, अगला MCQs जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, MCQs नंबर 8 भी नहीं है, 9th भी एक लिहाज से देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रख लें कि कॉमन बेस जो वो पूछ रहे हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है बिटवीन इनपुट और साथ में आउटपुट सिग्नल का। तो कॉमन बेस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, 0 होता है, लेकिन आप बस कॉमन एमिटर का याद रख लें क्योंकि आपके सिलेबस में कॉमन एमिटर डिटेल में है। तो कॉमन एमिटर जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है वो होता है 180 का, मतलब फेज डिफरेंस ऑफ पाई। 10th भी सिलेबस में नहीं है और MCQs नंबर 11th भी सिलेबस में नहीं है, 12th इंक्लूडेड है और काफ़ी दफ़ा ये रिपीट भी हुआ है। वो कह रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग में चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखें, H/m0c 1 - cos थीटा। तो मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके थीटा पे। अब देखो मैक्सिमम से आपके फॉरन माइंड में आएगा 0, सर थीटा 0, लेकिन अगर आप थीटा 0 पुट करो तो cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो आपने इधर से मैक्सिमम आंसर लेकर आना है। मैक्सिमम आंसर तब आएगा जब आप थीटा पुट करोगे 180, क्योंकि cos 180 कितना होता है, cos 180 आपको याद हो वो है -1। तो होगा क्या, जब आप इधर -1 पुट करो, cos 180 पुट करोगे तो ये बन जाएगा -1 और एक माइनस फार्मूले में है, तो ये मिल के कितना हो जाएगा, ये मिल के हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा और ये आ गया 2 × H/m0c, जो कि किसके बराबर है, डेल्टा लैम्डा। तो चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम तब होगी जब आप थीटा 180 लोगे। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है MCQ नंबर 13 कि जॉल पर एम्पेयर किसकी यूनिट है। ठीक है, अच्छा, अब जॉल पर एम्पेयर जो है, अब ये तो आपने हर एक को बारी बारी सॉल्व करना है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब B, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब भी B है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है फाई, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है, मतलब डेल्टा V/डेल्टा R का मतलब होता है E। ठीक है, तो ये आपने B को सॉल्व करना है, B की यूनिट पुट करनी है, मतलब B की अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो आप लिखो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और इधर से आप जॉल लेकर आने की कोशिश करो, मतलब न्यूटन को पुट करो और इस तरह सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से कोशिश करें। मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स से आंसर आएगा, और वो किस तरह आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन होती है BA, cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करोगे, B की जगह आप यूनिट पुट कर दो। B की क्या यूनिट होती है, मतलब टेस्ला या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया किसके बराबर है, वो मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर, और मीटर स्क्वायर मिलके हो गया सिर्फ मीटर, और ये पर एम्पेयर, और ये न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर होता है जॉल। तो ये आ गया जॉल पर एम्पेयर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जॉल डिवाइडेड बाय एम्पेयर। तो ये जो स्टूडेंट्स ऑप्शन ठीक है, ये देखें, ये जॉल पर एम्पेयर ही कहा था, जो कि किससे आया, ऑप्शन नंबर C से आया। नेक्स्ट MCQs कह रहा है कि लेंस लॉ इज़ रेफर टू, अब लेंस लॉ किसके बारे में बताता है, तो वो बताता है इंड्यूस्ड करंट के बारे में आपको बताता है। ठीक है, MCQs नंबर 15 जो है वो सिलेबस में नहीं है। अगला कह रहा है कि रेस्ट मैस ऑफ फोटोन, तो ये आपने याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मैस कितना होता है, वो होता है 0। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है अगला स्टूडेंट कि एब्जॉर्प्शन पावर और ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन पावर क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन पावर का, एब्जॉर्प्शन पावर जो स्टूडेंट होती है वो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, ऊपर है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और नीचे है कितनी एनर्जी उसके ऊपर फॉल कराई गई। अब वो कह रहा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या होता है, यह आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी में ये होता है कि आप उसके ऊपर जितनी रेडिएशन फॉल कराते हो वो उतनी ही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इन केस ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये दोनों फैक्टर जो हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा, 1। तो एब्जॉर्प्शन पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की 1 होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो कह रहा है द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ। तो अगर आप पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ बनाएं, जिस तरह यहाँ पोटेंशियल ले लें, मतलब v ले लें और इधर आप डिस्टेंस ले लें x ले लें। ठीक है, तो वो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपने पढ़ा है, स्लोप होता है y/x। तो ये बना v/x। ठीक है, और v/x क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, ये होता है e। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना, e इज इक्वल टू डेल्टा v/डेल्टा r। तो ये डेल्टा आर यहाँ पे x समझ लें। ठीक है, तो हमेशा जब आप पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ की स्लोप निकालते हो तो वो आपको बताती है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगले में कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C आर गिवन, द रिजल्टेंट 2/3 कैन बी ऑब्टेन। 3 कैपेसिटर्स हैं और आपने 2/3 उनकी आपने लेनी है, रिजल्टेंट लेनी है, इक्विवेलेंट लेनी है। तो कह रहा है अगर आप सीरीज़ में लगा लें, ठीक है, तो देखें अगर आप सीरीज़ में लगाएंगे, तीनों की कैपेसिटेंस C है, तो ये तो फार्मूला होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये तो बन जाएगा 3/C, लेकिन ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/3। लेकिन उसने तो पूछा है 2C/3, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब अगर आप पैरेलल में लगा लो, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा। अब पैरेलल का भी आपको फार्मूला पता है, पैरेलल में C इक्विवेलेंट होता है, बट तीनों को ऐड कर लो, तो ये तो 3C आ रहा है, तो पैरेलल से भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगला कह रहा है कि 2 को आप पैरेलल में लगाओ और आप तीसरे को सीरीज में लगाओ। मतलब इस तरह 2 आपने पैरेलल में लगाने और तीसरा आपने सीरीज में लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब जो पैरेलल में लगे हैं, अब आपको पैरेलल का फार्मूला पता है, पैरेलल में क्या करोगे, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो वो आंसर आ गया 2C, और ये जो पहले वाला C था इसको ऐसे ही बना लिया। अब ये दोनों सीरीज़ में फार्मूला लगा लें 1/C इक्विवेलेंट का, तो 1/2C प्लस 1/C, तो ये 2C 1 + 2, तो 3/2C, तो ये 1/C इक्विवेलेंट आया। आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल आया 2/3 2C/3। ठीक है, अब देखें क्या उसने यही पूछा था, हाँ जी, उसने ये पूछा था 2/3/C। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास C ऑप्शन ठीक है। आप बेशक D को भी सॉल्व करके देख लें। D में कह रहा है कि 2 सीरीज़ में है और 3rd पैरेलल में, मतलब इस तरह की सर्किट डायग्राम कि 2 सीरीज़ और तीसरा इन दोनों के साथ पैरेलल है। तो इसको भी आप सॉल्व करके देख लें। इसमें आप पहले इन 2 को सॉल्व करें जो नीचे सीरीज़ में हैं, उनका आंसर फिर आप ऊपर वाले के साथ पैरेलल में। ठीक है, अगले में कह रहा है कि 5 रेजिस्टेंस आर शोन इन सर्किट और आपने इनकी इक्विवेलेंट निकालनी है। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाते हैं ज़रा। इस तरह 2 रेजिस्टर्स ऊपर नीचे लगे हुए हैं, एक रेजिस्टर इधर लगा हुआ है और 2 रेजिस्टर्स नीचे बैटरी के साथ है। और इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं, 5, 10 ओम, 10 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम। अब अगर आप देखो, ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, ये तीनों सीरीज़ में। क्यों सीरीज़ में है? क्योंकि तीनों में से सेम करंट गुजरेगा। जो करंट इस नीचे वाले 5 से गुजरेगा वो वही करंट इस 5 से भी गुजरेगा और वही करंट इस 10 से भी गुजरेगा। तो तीनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या होता है तरीका, बस डायरेक्ट ऐड कर दें, 5 + 5 + 10, तो ये आ गया 20 ओम। तो इन तीनों की जगह हम एक 20 ओम का रजिस्टर बना लेते हैं।
तो ये मैंने इन 3 की जगह 20 ओम का रजिस्टर बना लिया, और ये बाकी 5 और ये 10 मैंने ऐसे ही बना लिए। अब ये जो दोनों है ये पैरेलल में हैं, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते हैं। पैरेलल में सिंपल सा फॉर्मूला है 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ गया 3/10 और r इक्वलेंट आ गया 10/3। इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, उन दोनों की जगह 10/3 का रजिस्टर बना लिया और ये 20 ओम ऐसे ही। अब ये दोनों दोबारा सीरीज़ में हैं तो इन दोनों को ऐड कर लें, तो 20 प्लस 10/3, तो ये 3 और 60 प्लस 10, तो ये 70/3। ठीक है, अब देखें 70/3 इधर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब देखें अगला MCQs वही आ गया जब मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटर किस में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर स्टोर करता है इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगला कह रहा है किरचॉफ जो सेकंड रूल है, मतलब अब यहाँ पे आपके लूप रूल है, वो किसकी स्टेटमेंट है, तो वो हमने कहा था वो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर आपसे KCL कहे मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ है तो वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और सेकंड जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला कह रहा है कि लोरेंट्ज फोर्स क्या होती है, तो लोरेंट्ज फोर्स मैंने आपको कहा था अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक भी लगे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे, तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो इसमें ऑप्शन नंबर B है कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। MCQs नंबर 7 नहीं है, 8 आपके सिलेबस में नहीं है, 9th भी नहीं है, ठीक है, और 10th भी नहीं है, 11th भी नहीं है, ठीक है। अब हाँ 12th दे देखें, बिल्कुल वैसा ही है जिसमें आपको मैंने बताया, थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग में चेंज इन वेवलेंथ जो है वो 0 कब होगी, देखें मतलब वही जो डेल्टा लेमडा का जो फॉर्मूला है कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। कह रहा है यहाँ से आंसर 0 कब आएगा, तो देखें 0 तब आएगा जब थीटा आप कितना पुट करो 0, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 0 जो होता है वो कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, और क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 कितना आ गया आंसर 0। तो चेंज इन वेवलेंथ 0 तब आएगा जब थीटा 0 हो। अगला कह रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो ये हमें पता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट है, अगर आप फॉर्मूला इस माइंड में लाओ तो वेबर किसकी यूनिट थी, फ्लक्स की, और मीटर स्क्वायर है एरिया। तो फ्लक्स ओवर एरिया क्या होता है, ये होता है B, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है द सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच अ नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप इज अबाउट। तो सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, तो इसका ऑप्शन नंबर B है। MCQ नंबर 15 इंपॉर्टेंट है और वो कह रहा है एट व्हाट फ्रिक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो न्यूमेरिकल में डाटा बना लेते हैं। आपको L गिवन है 1 हेनरी, और कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है 500, और आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो वो फार्मूला यूज़ कर लें XL इज इक्वल टू 2πfL। तो फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन बनी XL ओवर 2πL, तो 500 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू 1, तो ये स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 80 हर्ट्ज़, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास 80 हर्ट्ज़ आएगा, ऑप्शन नंबर A। रेडबर्ग कांस्टेंट ये भी आपके सिलेबस में जो है हाँ ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और अगला वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये था 2015 के। अगला जल्दी से कवर करते हैं 2014 के। अब वो कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू सस्पेंड अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज Q एंड मैस Q, स्ट्रेंथ मस्ट बी। अब देखें वो कह रहा है आपने पार्टिकल को सस्पेंड करना है, तो सस्पेंड करने का मतलब ये है कि उस पर चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ लग रही होगी मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने उसको ऊपर की तरफ खींचना है, तो ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी चाहिए QE, मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक, तभी वो चार्ज पार्टिकल सस्पेंड होगा। तो mg बराबर होना चाहिए QE के,
और वो इक्वेशन किसकी पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ से E के लिए रीअरेंज करो तो mg/q, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, mg/q। अच्छा, अगला जो है ये आपको मैंने पहले बताया था कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, अगर आप पैरेलल प्लेस्ड करो तो वो अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो रिपेल करेंगे। तो वो कह रहा है दे अट्रैक्ट ईच अदर फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो हमने कहा था अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे। अगला कह रहा है दे अट्रैक्ट ईच अदर फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ठीक है। हमने कहा था अगर करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो क्या करेंगे। हाँ, इसमें एक दफ़ा दोबारा देख लें। इसमें आपको मैंने कहा था अगर करंट की डायरेक्शंस अगर सेम होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं दोबारा आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मैं भी। अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। अगला एमसीक्यूज जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, और वो ये कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें अगर आप सर्किट देखो 6 वोल्ट की बैटरी, इधर 1 ओम का रजिस्टर है, फिर 3 ओम, फिर आगे एक और रजिस्टर है। कह रहा है आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ये जो स्विच लगा हुआ है ना आपने इसको क्लोज कर दिया। देखो जैसे आप इसको क्लोज करोगे ना तो इधर रेजिस्टेंस कितनी है, इधर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। और आपको मैंने कहा था करंट हमेशा वहीं जाता है जहाँ आपको कम रेजिस्टेंस मिले। तो ये सारे का सारा जो करंट है ना वो इस स्विच में से गुजर जाएगा। जब इस स्विच में से गुजर जाएगा तो बाकी रेजिस्टर्स में से कितना करंट जाएगा, बाकी रेजिस्टर्स में से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो बाकी रेजिस्टर का जो करंट होगा वो 0 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। I1 का मतलब कि पहले रेजिस्टर में से भी करंट 0 जाएगा, सेकंड में से भी 0 जाएगा और थर्ड में से भी 0 जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप स्विच को क्लोज करोगे। स्विच अगर अब ओपन है तो फिर करंट फ्लो करेगा हर रेजिस्टर में से, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज करोगे रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी और सारे का सारा करंट इस स्विच में से गुजर जाएगा। नेक्स्ट, ये भी थ्योरी में से है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो यह आपने फॉर्मूला याद रखना है कि U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। अगला कह रहा है एक कॉइल हैज़ इंडक्टेंस L गिवन है और चेंजेस ये आपको पूरा डेल्टा I ओवर डेल्टा T गिवन है, क्योंकि अगर आप इसकी यूनिट देखो 5 एम्पेयर पर सेकेंड, और वो कह रहा है EMF बताएं। तो EMF की इक्वेशन सिंपल सी है L इंटू डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो L की यूनिट 5 पुट कर दी, L की वैल्यू, और डेल्टा ओवर डेल्टा T की 5, तो ये बन गया 25 वोल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर बी। 1 म्यू कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो ये मैंने आपको बताया भाई, ये ज़बानी याद रख लें कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगला कह रहा है कि चार्ज क्यू इज प्लेस स्टेशनरी इन अ रीजन वेयर बोथ एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। देखें, अगर चार्ज स्टेशनरी है ना तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। तो अगर चार्ज स्टेशनरी है तो V कितना हो गया 0, तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितनी होगी 0। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगती है, मतलब अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE। MCQs नंबर, अगला MCQ सिलेबस में नहीं है और 9th भी नहीं है। अगला कह रहा है द कॉम्पटन डेल्टा इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, अब कॉम्पटन वेवलेंथ किसको कहते हैं, कह रहा है कि चेंज इन वेवलेंथ, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो h ओवर m0c है ना, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि चेंज इन वेवलेंथ जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ की कब बराबर होगी, मतलब डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h ओवर m0c के कब बराबर होगा। ये तब बराबर होगा जब आपके पास ये जो अगला वाला पूरा फैक्टर है ये गायब हो जाए। गायब होने का मतलब 0 नहीं है, गायब होने का मतलब ये पूरा फैक्टर 1 हो जाए। और ये देखें, ये पूरा फैक्टर 1 कब होगा स्टूडेंट्स, देखें ये तब होगा जब आप 1 में से क्या करो 0 माइनस करो, है ना, तभी ये फिर 1 बन जाएगा। और इधर 0 कब आएगा, इधर 0 जाएगा जब थीटा 90 हो। अब आप खुद सोचें, जब आप इधर थीटा 90 पुट करोगे तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो फिर इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा और डेल्टा लेमडा बन जाएगा h ओवर m0c।
तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 90। तो अगर आपको देखें 3 सिनेरियो हैं, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा जब 90 हो, कॉम्पटन चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम कब आएगा जब थीटा 180 हो, और चेंज इन वेवलेंथ जो है वो 0 कब होगा जब थीटा 0 हो। अब कह रहा है इफ़ नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट, अब मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स को N2 कह रहा है और ग्राउंड स्टेट को E1 उसमें N1 कह रहा है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का देखें, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि मेटास्टेबल स्टेट में एटम ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो N2 इज़ ग्रेटर देन N1। अगला कह रहा है कि विच अ फिनोमेना प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी वेव नेचर प्रूव करती हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे जो हैं ये पार्टिकल नेचर प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 13 सिलेबस में नहीं है, 14 सिलेबस में है, और इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और वोल्टेजेस जो हैं ये कह रहा है जी ये V1 है, ये V2 है, ये V3 और ये V4 है, और करंट की डायरेक्शन भी आपको खुद ही बताई हुई है उसने, वो आपको बताई हुई है इसने क्लॉकवाइज, इस तरह करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब उसने सिर्फ आपसे जो पूछे हैं वो अप्लाइड वोल्टेज पूछा है। ठीक है, रजिस्टर तो कंज्यूम करते हैं ना, उनका हमने नहीं लिखा। अप्लाइड वोल्टेजेस मतलब सिर्फ इन बैटरियों के वोल्टेज बताने हैं। अब बैटरियों के प्लस माइनस शो कर देते हैं, छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखें, अगर करंट जो है, करंट अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो तो उस बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट आपके पास जो है वो क्या किस तरह जा रहा हो, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो तो उसका वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। अब अगर आप सर्किट में देखो तो V1 में से करंट किस तरह जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो V1 पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह V2 देखो तो V2 में से भी करंट इस तरह जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। V3 में से देखें तो V3 में से भी करंट पॉजिटिव, अब V3 में देखें तो V3 में जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो V3 नेगेटिव लेंगे। और V4 में भी करंट किस तरह जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। तो ये क्वेश्चन बनी V1 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V4, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। और लास्ट MCQs जो है वो कह रहा है फोटोन A हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ डेट फोटोन B, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ A टू B। ठीक है, अब ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला है कि मोमेंटम का एनर्जी का E इज़ इक्वल टू PC। ठीक है, E एनर्जी है, P जो है मोमेंटम है। अब अगर फोटोन A के लिखा हूँ तो ये बन जाएगा E इज़ इक्वल टू PAC, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और EB इज़ इक्वल टू PBC। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से। C और C कैंसिल हो गए, तो EA ओवर EB इज इक्वल टू PA ओवर PB। ठीक है, अब वो पूछ कह रहा है, वो कह रहा है कि द रेशियो, अगर वो कह रहा है फोटोन A की जो एनर्जी है वो B के मुकाबले में ट्वाइस है, मतलब एनर्जी ऑफ A फोटोन इज ट्वाइस ऑफ एनर्जी ऑफ B फोटोन, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आपसे वो रेशियो पूछ रहा है मोमेंटम की, तो EA की जगह पुट कर दें 2EB, और EB तो नीचे ऐसे ही आ गया, तो PA ओवर PB, तो EB कैंसिल हो गए, तो PA ओवर PB इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर C। 2014 का ही एक दूसरा पेपर है,
और इसमें कह रहा है द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के दरमियान आपने टोटल कैपेसिटेंस बतानी है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरह गंदी सी डायग्राम बनी, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, और हर कैपेसिटर की वैल्यू C है। अब अगर आप देखें ये कैपेसिटर ये दोनों भी सीरीज़ में हैं, ऊपर वाला ये दोनों भी, ये भी सीरीज़ में हैं, ठीक है। अब सीरीज़ में इनको आप सॉल्व करें, वही फार्मूला लगाएं, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो ये 2/C और C इक्वलेंट आ गया C/2। तो इसको मैं सर्किट डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ। ऊपर उन दोनों की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा लिया, और नीचे वाले भी जो दो सीरीज़ में थे उनकी जगह भी मैंने एक कैपेसिटर लगा लिया, ठीक है। तो ये भी C/2, ये तो C ऐसे ही, और ये भी C/2। अब अगर आप देखो तो ये तीनों किसमें, ये पैरेलल में, और पैरेलल में जो फार्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट ऐड कर दें, C/2 प्लस C प्लस C/2, तो ये बन जाएगा 2C। तो C इक्वलेंट जो आ जाएगा P और Q के दरमियान वो आ जाएगा 2C। तो इसका ऑप्शन नंबर B। अगला कह रहा है रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपको याद हो, EMF इज इक्वल टू V माइनस IR। कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द करंट टू डबल इन अ सर्किट। तो आपने एक सर्किट में जो करंट को डबल करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फॉर दिस पर्पस अ न्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू R। अब आपने एक नई रेजिस्टेंस लगानी है R के साथ, ताकि सर्किट में करंट डबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, देखें, अगर मैं सीरीज़ में ऐड करूँगा ना, तो सीरीज़ में ऐड करने से R इक्वलेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, और R इक्वलेंट इंक्रीज़ होने से सर्किट का करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो अगर आपने किसी सर्किट में करंट को बढ़ाना हो ना, तो हमेशा आप रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे, क्योंकि पैरेलल में लगाने से R इक्वलेंट की वैल्यू हमेशा कम होती है इन केस ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो या तो ऑप्शन A है या ऑप्शन C है। अब देखो, पहला वो कह रहा है कि आपने करंट को डबल करना है। तो करंट को डबल करने का मतलब ये है कि आपने R इक्वलेंट को हाफ करना है, ठीक है। और ये R इक्वलेंट हाफ कब होगी, जब आप एक R के साथ, जिस तरह अगर एक रजिस्टर आपने लगाया हुआ है, अभी R इक्वलेंट कितनी है, अभी समझ लें R इक्वलेंट R ही है, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अब अगर आप इसी के साथ एक रेजिस्टेंस ही और लगा दो, ठीक है, R ही लगा दो, तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में अब आप सॉल्व करो तो ये R इक्वलेंट आ जाएगी R/2, तो R इक्वलेंट हाफ हो गई। अब करंट का फार्मूला होता है V/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट क्या है इस बार, वो R/2, 2 को ऊपर ले जाएं, तो I इज इक्वल टू 2 इंटू V/R। तो अगर आप देखो करंट क्या हो गया, 2 टाइम्स आ गया ना, डबल हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर C, कि आपने एक रेजिस्टेंस लेनी है R और उसको आपने पैरेलल में लगा देना है। अगला कह रहा है कि आइडियल एम मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है। तो आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर A ठीक है। अगला कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स ऑफ जनरेटर। तो उसका फार्मूला ये है NA⍵B sin थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 90 हो, मतलब साइन 90 जो है 1 होता है, तो सिर्फ बच जाएगा E इज इक्वल टू NA⍵B। तो इसका ऑप्शन नंबर B। 6 सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अगला कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट्स पावर डेसिपेशन 0। तो देखें पावर डेसिपेशन किस में 0 होती है, सिर्फ इन केस ऑफ कैपेसिटर और इन केस ऑफ इंडक्टर। तो RC सर्किट में तो पावर डेसिपेशन होती है, RL में भी होती है, रेजिस्टर में भी होती है। सिर्फ कैपेसिटर में पावर डेसिपेशन जो है वो 0 होती है। लेकिन ओनली नहीं वर्ड आना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर में भी 0 होती है और इंडक्टर में भी पावर डेसिपेशन 0 होती है, अगर प्योर इंडक्टर हो तो। अगला कह रहा है विच ऑफ द एनर्जी बैंड्स में बी इधर फिल्ड और पार्शली फिल्ड बट नेवर एम्प्टी। कौन सा ऐसा बैंड है जो कि या तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा या पार्शली फिल्ड होगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, कौन सा बैंड होगा, वैलेंस बैंड होगा। और कौन सा बैंड या तो खाली होगा या पार्शली होगा, वो होता है कंडक्शन बैंड। अगला देखें, डायग्राम दी हुई है, कह रहे हैं ट्रांजिस्टर्स बताएं कौन सा PNP कौन सा NPN। तो आपको मैंने कहा था अगर ये एरो अंदर की तरफ हो
तो ये PNP होता है, और अगर ये एरो बाहर की तरफ हो तो ये NPN होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कि पहला वाला PNP है और अगला वाला NPN है। नेक्स्ट MCQ सिलेबस में नहीं है आपके। अच्छा, अगला कह रहा है कि लेज़र प्रोसेस इन्वॉल्व। देखें लेज़र में क्या होता है, लेज़र में एक तो स्टिमुलेटेड एमिशन है, ठीक है। अब पहला कह रहा है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, अगला कह रहा है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन, अगला कह रहा है स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। देखें अब स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन तो कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा होती ही इंड्यूस्ड है। आप किसी के ऊपर फोटोन फॉल कराते हो तो वो एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाता है ना, स्पॉन्टेनियसली तो नहीं जाता खुद बहुत। तो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन तो कोई वर्ड ही नहीं है। इसी तरह डी भी स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, तो ये कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब बचे ए और बी, और आई थिंक ए और बी दोनों सेम ही हैं, अच्छा नहीं डिफरेंट है। तो देखें वो कह रहा है स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो लेज़र में तो हम स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं चाहते, हम तो स्टिमुलेटेड एमिशन चाहते हैं, ताकि जब हम एक फोटोन गुजारें उसी वक्त फोटॉन्स जो हैं तमाम इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स डी एक्साइट करें, जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है कि पहले हम एटम्स को खुद ही इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनको ऊपर भेजते हैं, फिर उनकी हम खुद स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं बाय पासिंग फोटोन। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ सिलेबस में नहीं है। अगला कह रहा है कि AC वोल्ट मीटर यूज्ड इन AC सर्किट्स। अभी आपको मैंने कहा कि AC वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, सिर्फ RMS वैल्यू मेजर करता है, क्योंकि वोल्ट मीटर कह रहा है तो वो सिर्फ VRMS मेजर करेगा। अगर ACM मीटर कहता तो वो IRMS होता, ठीक है। अगला MCQs भी नहीं है, बूलियन एक्सप्रेशन। अगला कह रहा है कि आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अप्लाइंग। तो आइंस्टाइन ने असल में किसकी हेल्प लेके अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, वो है प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर कैन। अगर आप एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखो तो क्या होता है। देखें हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक के रखने से चार्ज डेंसिटी कम होती है, चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो E कम होने की वजह से डेल्टा V भी कम होता है। सिर्फ इंक्रीज़ क्या करती है, कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता है, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती है, ये बात भी ठीक है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ये बात भी ठीक है। तो ये सारी बातें ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स MCQs जो थे 2014 के थे, और अभी 2013 और 12 के रहते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको 2013 और 12 के भी जो है वो मैं डिस्कस करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर मुझे मिला रिस्पांस इस तरह का कि 13 और 12 के डिस्कस कराएं, तो मैं 13 और 12 के और साथ में 2010 और 2000 जो यहाँ पे 11 के हैं वो भी मैं डिस्कस करा दूंगा। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ईयर में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ताकि आपको आइडिया हो कि इस साल भी कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में। अगर कोई MCQs आपको लगे डाउटफुल है तो वो भी लाजमी डिस्कस करें, और अपने पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।